नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। ये खबर आपको आजमगढ़ के कंदरापुर से दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश युवा अध्यक्ष नूरुल हुदा के नेतृत्व में कंदरापुर व खैरुद्दीनपुर के ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिलकर बरसात का पानी निकासी के लिए एवं अवैध सरकारी जमीनों पर कब्जा हटवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर नूरुल हुदा ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त आदेश पर वे सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। बरसात की पानी से कंदरापुर व खैरुद्दीनपुर में जल जमाव से किसी भी समय दुर्घटना घट सकती है। लोगों को पैदल आना जाना दुभर हो गया है। कुछ कच्चा मकान गिरने की संभावनाएं बढ़ गई। ऐसे में नूरुल हुदा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अविलंब पानी निकासी की व्यवस्था किया जाए एवं पोखरी व भीटा समेत सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाया जाए। खैरुद्दीन प्रधानपति जनार्दन कुमार ने कहा कि खैरुद्दीनपुर में बरसात का पानी से जनता आए दिन जूझ रही है। छात्रों का पठन पाठन में दुश्वारियां हो रही हैं। अनिल कुमार महाप्रधान जोलापुर ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो वहीं कंदरापुर प्रधान जोलापुर ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कंदरापुर प्रधान रामचंद्र उर्फ रामा ने कहा कि हमारे गांव में जब भी तेज बारिश होती है तो जल जमाव हो जाता है। पानी की निकासी न होने के कारण हमेशा जलमग्न रहता है, जिससे ग्रामवासियों को सदैव दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पूर्व में भी पुलिया की मांग की गई थी, पर आज तक मांग पूरी नहीं की। ग्राम सभा की जो पोखरी की जमीन को पाट दिया गया है और सरकारी जमीनों पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। उन्होंने मांग किया कि पानी निकासी का विलंब व्यवस्था किया जाए। इसमें मुख्य रूप से विंदेश्वरी, अशोक, सद्दाम, सर्वजीत, मुस्लिम, सुलग्न, सीताराम मौर्य, मुअज्जम आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष इस्माइल फारूकी का आजमगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के बैठौली बाईपास के पास मोहम्मद अख्तर के नेतृत्व में ढोल नगाड़े के साथ माल्यार्पण का जोरदार स्वागत किया गया था। इस मौके पर काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत में मोहम्मद अख्तर ने कहा कि इस्माइल फारूकी को अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर हम सभी में खुशी का माहौल है और आने वाले 2022 में हम सभी मिलकर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएंगे। आगे क्या कुछ कहा मोहम्मद अख्तर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर, भारतीय जनता पार्टी से हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष। माननीय क्या कहें इस्माइल फारूकी जी का वो आज स्वागत समारोह है। आज उसी नेतृत्व में हम सब लोगों का स्वागत कर रहे हैं। आज अच्छा चुनाव आ गया, किस तरह से मुस्लिम भी भागीदारी बनेगी सरकार में और आगे बढ़ेगी? क्या मुस्लिम भागीदारी बहुत अच्छी हो रही है और क्या हमारा उम्मीद, हमारा लक्ष्य है कि क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार आए 22 में सरकार बनाएगी। आज इनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी, बहुत उल्लास का दिन आज है। ये खबर आपको यूपी के बलरामपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक मैरिज हॉल में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा भी सम्मिलित हुए। मंत्री के मंच पर आते ही भाजपाइयों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि मंच पर मौजूद गैसड़ी के भाजपा विधायक शैलेश कुमार सिंह ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रबुद्ध जनों के इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए मोदी योगी का जमकर गुणगान किया। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कार्य विदेशों में सराहा जा रहा है। जिस तेजी के साथ कोरोना काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महामारी पर नियंत्रण पाया, उसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है। उन्होंने कहा कि योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं सभी सुरक्षित और खुशहाल हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने मदरसों में एनसीईआरटी जैसे पाठ्यक्रम शामिल करके मुस्लिम के हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर देने का काम किया, जिससे हमारे मुस्लिम समाज के लोग दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक और टेक्निकल शिक्षा भी प्राप्त कर डॉक्टर, इंजीनियर भी बन सकेंगे। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे यह पूछा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान कानून को
लोग विरोध कर रहे हैं और महापंचायत करके उसे काला कानून बता रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार किसानों से बात न करके बल्कि जबरन उनके ऊपर इस कानून को थोप रही है। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वह किसान नहीं है, उन्हें पूरा देश जानता है, हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारें देश हित में कार्य कर रही हैं। यहाँ तो जनता हमारी तय करती है, ये सर्वोपरि है। और हमारे जो किसान भाई हैं वो आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में संपन्न हो रहे हैं, उनकी आय दुगनी हो रही है, उनको सहायता राशि भी तेजी के साथ में 3 किस्तें दी जा चुकी हैं और आप देख रहे हैं लगातार उनका सम्मान बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने 1,40,000 करोड़ रुपए के उनके गन्ना भुगतान किए। हमने कोरोना काल में सारी मिलों को चलाया, गन्ना मिलें हमारी बंद नहीं हुई एक भी, हमने सारी मिलों को चलाने का काम किया। फिर किसान सहायता राशि के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए उनके जो बीमा है, उनका किसान बीमा योजना, ये सारी योजनाओं का लाभ सीधा किसान भाइयों को पहुंचाया है और किसान भाइयों के साथ खड़ी सरकार है हमारी। और ये जो चंद लोग हैं ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, इनको आप पूर्व में भी जानते हैं कि ये कहां से इनका बैकग्राउंड है, कहां से आते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आम किसान भाई जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार से पूरी तरीके से सहमत है। ये खबर आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी वर्गों के विकास के लिए दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम सामान्य विचारधारा के लोगों को लेकर आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों ने लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। ये गठबंधन 320 सीटों पर लड़ेगा। भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मुसलमान का एक वोट एक तरफ और लाने की जरूरत है तथा ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समाज भाजपा सरकार से परेशान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी डॉक्टर ने निशाना साधते हुए कहा कि योगी गोली मारने की धमकी देते हैं। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी भी कहा। हर वो व्यक्ति जो लोगों को मारने की धमकी देता है वो व्यक्ति आतंकवादी ही है। भाजपा सरकार घोटालों की सरकार है। डॉक्टर अयूब बेईमानों और जातिवादियों के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बेईमानों और जातिवादियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने, आयोग को सुनाते हैं। उनके दिमाग में ये बात बस गई है कि ये वोट जाएगा कहां। तो हम आपको ये आपके जरिए ये बताने आए हैं कि अगर दलितों के नाम पर 10% वोट रखने वाले सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, 6% 8% वाले कर सकते हैं, तो 22.75% वोट रखने वाले इस प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए विकल्प क्यों नहीं बन सकते। आज हम लोगों का ये गठबंधन उन तमाम पार्टियों के लिए एक चैलेंज होगा जिन्होंने अब तक जन विरोधी काम के अलावा कोई काम नहीं किया। रोजगार आप देख रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर आपसे छुपा नहीं है। जो बोल रहा है उसको चुप करा दिया जाता है। ऐसी सूरत में हम दोनों का एक स्वाभाविक हम साथ आए हैं। जनहित में हम दोनों मिलकर के काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि दुआ के साथ ऊपर वाला हमें शक्ति दे कि हम इस प्रदेश को वाकई में उत्तम प्रदेश बना सकें। शुक्रिया। खबर आपको यूपी के महाराजगंज से दिखा रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाकर रेहान ने क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि मन में लगन हो, निष्ठा हो, कुछ भी कर गुजरने की तो कोई रोक नहीं सकता। इस सोच और लगन को लेकर जनपद के सिंदूरिया स्थित आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज के 9वीं क्लास के 14 वर्षीय रेहान पुत्र चुन्ना निवासी सिंदूरिया ने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल का निर्माण किया है जो बैटरी से चलती है। रेहान ने बताया कि यह इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाने में मात्र 10,000 का खर्च आया है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2020 में इंस्पायर अवार्ड योजना में चयनित हुए थे, जिसमें
उनको 10,000 रुपये का पुरस्कार मिला था, जिसके खर्चे से यह इलेक्ट्रॉनिक साइकिल का निर्माण किया गया है, जो एक बार चार्ज करने पर 30 से 40 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। रेहान ने यह सब का श्रेय अपने माता पिता और विद्यालय के अध्यापक गोपाल शर्मा व प्रधानाचार्य यंत्री प्रसाद को दिया है। क्या कुछ कहा रेहान और उसके प्रधानाचार्य ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, मेरा नाम रेहान अली है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं पढ़ने वाला हूँ। और मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को मैंने बनाया है और मैंने अपने माता पिता और गुरु के सहायता से ही मैंने जो है इतना बड़ा काम किया हूँ और आगे चाहता हूँ कि इसे भी और यानी आविष्कार करता हूँ और उसमें कुछ और नया कुछ करके दिखाऊँ। हमें बहुत खुशी है, अपार खुश हैं हम, और इसके साथ ही हमारे स्टाफ के लोग भी बहुत खुश हैं, बच्चे भी सुने हैं वो भी बहुत खुश हैं। बोलिए। यह चाह रहे हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक जो साइकिल बनाए हैं, हम इनके अंदर और उत्साह भरेंगे कि इसमें डायनो लगा करके यह रास्ते में ही गाड़ी चले और चार्ज होता रहे, ऐसा व्यवस्था बनाने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। कौन सी कक्षा का छात्र है अभी? कक्षा 10 के। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर जेजे एक्ट संबंधित बैठक की गई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों की समीक्षा व समन्वयक बैठक एवं जेजे एक्ट का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें शासन के विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण अधिकारी राजेश कुमार, प्रोबेशन सदस्य राहुल सिंह, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य रवि प्रताप सिंह, बाल कल्याण समिति के सदस्य जेपी यादव, एसीएमओ डॉक्टर AK चौधरी, चाइल्ड लाइन 1098 के अध्यक्ष प्रतीक्षा राय, सदस्य रजत दुबे, आली सेवा संस्था की सदस्य सोनी, महिला कल्याण विभाग की अध्यक्ष सरिता पाल, सदस्य ममता यादव, प्रीति उपाध्याय, रोजा संस्था से हरिकेश विश्वकर्मा, जनपद स्तर के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। उक्त बैठक में नाबालिग बच्चों तथा बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर विस्तृत चर्चा की गई। उक्त बैठक में नाबालिग बच्चों तथा बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों की विस्तृत चर्चा के साथ साथ जिसमें सभी जिला अधिकारियों एवं संस्थाओं के सदस्यों द्वारा जेजे एक्ट किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जेजे एक्ट का पालन करने हेतु जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओमकार पांडे ने सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आशिम आजमी के उस बयान की कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस समाप्त हो गई, लेकिन उसकी यह ठन नहीं गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, शायद अबू आशिम आजमी को यह पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता सिर्फ महाराष्ट्र में हैं, सपा के उतने कार्यकर्ता पूरे देश में नहीं हैं। कार्यकर्ता की बात करते हुए कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस की पूरे विश्व में एक पहचान है। कांग्रेस ने सभी जाति धर्मों की पार्टी है। कांग्रेस जातिवादी राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस सत्ता के लिए अपने उसूलों सिद्धांतों से समझौता नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जब भी आम जन के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही है और सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर उन्हें न्याय दिलाने का काम किया है। कोरोना काल में जब कांग्रेसी अपने जान की बाजी लगाकर लोगों की सहायता कर रहे थे, तो सपा के लोग बीजेपी सरकार के डर से कभी सड़कों पर नहीं दिखाई दिए। अबू आशिम आजमी का आजमगढ़ गृह जनपद है। जब आजमगढ़ के लोगों के साथ अन्याय हुआ, कितनी बार उन्होंने आजमगढ़ जनपद के लोगों का दुख दर्द जाना। इसे जनता को बताना चाहिए था। कांग्रेस एक विचारधारा है, विचारधारा कभी समाप्त नहीं होती। आज़ादी की इस लड़ाई से लेकर आज तक का कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने देश के लिए शहादत दी है। सपा बताए कि देश के लिए सपा ने कितने नेताओं की शहादत दी है। अबू आशिम आजमी को कांग्रेस के इतिहास की शायद जानकारी नहीं है, इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 32 वर्षों में सपा बसपा भाजपा ने पूरी यूपी को बदहाल कर दिया है। अब इस जनता इन सभी अवसरवादी राजनैतिक दलों को नकार रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही। कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से बौखलाए सपा बसपा भाजपा के लोग उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं।
सोचतों पीड़ितों दलितों की लड़ाई लड़ी, मुसलमानों पर जब अत्याचार हुआ कांग्रेस सड़कों पर खड़ी रही। बीजेपी सरकार के डर से सपा का कहीं अता पता नहीं था। यह लोग आज बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। सपा बसपा भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। ऐसे में यह लोग कांग्रेस के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों की निंदा करती है और सपा आजमगढ़ जनपद में धरातल पर कुछ नहीं। अबू आसिम आजमी जी का आजमगढ़ गृह जनपद है। मुसलमानों पर कई बार अत्याचार हुए, कितनी बार मुसलमानों की सूद उन्होंने लिया, इसको उन्हें बताना चाहिए था, लेकिन इस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ से सांसद हैं। जब आजमगढ़ के लोग पीड़ित थे, उनके साथ अत्याचार हुआ, कितनी बार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के सांसद आजमगढ़ में आए। इस पर भी अबू आसिम आजमी जी को कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन इस पर मौन है। कांग्रेस के बढ़ते हुए जनाधार से ये सारी पार्टियां बौखला चुकी हैं और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस आजमगढ़ जिले का महिला जिला चिकित्सालय एक बार फिर अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में आ गया है। ऑपरेशन के बाद जच्चा की मौत हो जाने पर तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद जब मरीज की तबीयत खराब होने लगी तो अस्पताल में कोई स्टाफ नहीं था। आरोप तो यह भी है कि ऑक्सीजन समाप्त होने के चलते मौत हुई है। वहीं पीड़ित परिजनों ने महिला चिकित्सालय के चिकित्सक पर 4,000 रुपये लेकर ऑपरेशन करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के आलियाबाद कटई गाँव निवासी प्रसूता उर्मिला चौहान को परिजनों ने जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और जांच के बाद चिकित्सक रश्मि सिंह ने परिजनों को ऑपरेशन कराने की सलाह दी। आरोप है कि ऑपरेशन करने के लिए 5,000 रुपये की मांग की गई। परिजनों ने इंतजाम कर 4,000 रुपये दिए और दोपहर करीब 1 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद जच्चा की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं था और यही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई है। वहीं परिजनों के आरोप को महिला अस्पताल की सीएमएस ने खारिज कर दिया और उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, बल्कि जैसे ही जानकारी मिली स्टाफ ने जो भी हो सका वह सब कुछ किया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के चलते महिला की मौत हो गई है। ऑक्सीजन से महिला की मौत नहीं हुई है। उन्होंने चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन के लिए दिए गए 4,000 रुपये के बारे में कहा कि अगर इसकी शिकायत आती है तो वे जांच करेंगी। इनका अभी सुबह में हम 12:30 बजे एडमिट करवाए थे। रश्मि सिन्हा मैडम जी ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन थिएटर में ले गई। 1:50 पे उनका ऑपरेशन हुआ है। तो कैसे क्या घटना हुई? घटना यही हुई है कि उसके बाद कुछ देर बाद उनको दर्द पूरा शरीर में दर्द उभरने लगा। फिर उसके बाद कोई स्टाफ नहीं था, कोई एक आध स्टाफ आए हैं जो वहाँ पे आए हैं तो ऑक्सीजन लगाए। ऑक्सीजन भी तुरंत ख़त्म हो गया। कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं थे, कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो क्या पैसा वैसा भी मांग? हाँ, यहाँ पे हमसे ये 4,000 रुपये 5,000 रुपये मांग रही थी। हम लोगों के पास 4,000 रुपये था तो 4,000 रुपये हमने दिया। पेशेंट का ऑपरेशन दोपहर में हुआ था 2 बजे के आसपास। 3 बजे वो वार्ड में आई और ऑपरेशन के बाद करीब 5 बजे 5:30 बजे जब उसने कंप्लेंट किया तो उसकी जो भी तकलीफ घबराहट हो रही थी, तो जो हमारी एमओ ड्यूटी पर थी वो जाके अटेंड की उसको, और जो ट्रीटमेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो देना था वो सब हम लोग ने दिया। अब चूँकि मेरी पेशेंट ब्लीड होती थी, उसको ब्लीडिंग हुई थी, पोस्ट ऑप एक कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उसके कारण उसकी हालत थोड़ी सीरियस हो रही थी। तो जितना मैनेजमेंट यहाँ हो पाया हम लोग ने किया और फर्दर मैनेजमेंट के लिए उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। रेफरेंस हमने बनाया 6:30 बजे, लेकिन मरीज हुई नहीं। वो जिद करने लगी कि हम अकेले नहीं कहीं जाएंगे और नहीं रहेंगे, और इस वजह से जो उसने समय गंवाया, धीरे धीरे उसका कंडीशन और सीरियस होता गया। और फाइनली जब वो जाने के लिए मतलब घर वाले भी सब बहुत बोलने के बाद जब नीचे जब तक लाए वो लोग, तो उसी बीच में उसका डेथ आरोप लग रहा था मरीजों का कि पैसे की डिमांड की गई थी। 5,000 मांगा गया था, 4,000 मैंने दिया, उसके बाद भी अब ये शिकायत अगर मेरे पास आती है तो मैं इसका इंक्वायरी कराऊंगी।
ऑक्सीजन की दिक्कत है, समस्या थी? ऑक्सीजन तो उसको लगा हुआ था, बता रहे हैं नहीं जब मरीज को जब शिफ्ट करना होता है एम्बुलेंस में तो ऑक्सीजन हम लोग निकाल देते हैं, ऑक्सीजन एम्बुलेंस में सब रहता है, इसमें जाती है, तो वो उस तो प्रोसेस तो हम लोग कर ही रहे थे निकाल कर ले जाने के लिए नीचे, लेकिन वो आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर क्षेत्र के भीलमपुर छपरा गांव में शहीद मेले का आयोजन किया गया। नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शहीद स्मृति पर दीप प्रज्वलित कर फूल माला अर्पित किया। शहीदों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए नायब तहसीलदार ने बताया कि आज़ादी की परिकल्पना शहीदों के बिना पूरी नहीं हो सकती है और मेले में क्षेत्र के आसपास के गांवों के लोग सम्मिलित हुए। प्रतिवर्ष 20 सितंबर को शहीदों की स्मृतियों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु मेले का आयोजन किया जाता है और शहीदों की पीढ़ी के युवा शरद सिंह, विनेश सिंह, संदीप सिंह, राहुल सिंह, रानू सिंह, सोमू सिंह सहित अनेक लोगों ने शहीदों की याद में बने शिलापट पर पुष्पांजलि देकर उन्हें याद किया। बता दें कि भीलमपुर छपरा गांव के 6 वीर सपूतों हरनाम सिंह, हरपाल सिंह, हरदत्त सिंह, सिलवंत सिंह, भोला सिंह, मर्दन सिंह की शहादत पर नई पीढ़ी को उनकी वीर गाथाओं का स्मरण कराया जाता है। ग्रामीणों के सहयोग से शहीदों की याद को ताज़ा रखने के लिए बने शिलापट का 4 जून 1973 को जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष गंगा भक्त सिंह ने अनावरण किया था और उसी समय से लेकर आज तक अविरत रूप से प्रतिवर्ष 20 सितंबर के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। क्रांतिकारियों की इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में शरद सिंह, विनेश सिंह, संदीप सिंह, राहुल सिंह, रानू सिंह, सोनू सिंह, वीरेंद्र सिंह सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। जैसे कि हमारे यहाँ ये भीलमपुर छपरा के जो लोग हमारे स्वतंत्र सेनानी माननीय हरपाल सिंह जी, हरदत्त सिंह जी और सिलवंत सिंह जी, और ये जितना भी भीलमपुर छपरा का योगदान 1857 जो कि हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है, स्वतंत्र स्वतंत्रता संग्राम की वो उद्घोष कर 1857 की क्रांति का जितना महत्व हमारे इतिहास में है उसको आज किसी भी दृष्टि से भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि 1857 की क्रांति स्वतंत्रता शब्द की व्यापकता जो कि उसी समय आपका फ्रांस में भी हुई, उसके बाद याद है 1889 में स्वतंत्रता समानता न्याय के लिए क्रांति फ्रांस की व्यापक हुई, लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ 1857 में जो स्वतंत्रता संघर्ष का बिगुल फूंका गया उसमें इन अमर शहीदों का जो योगदान रहा वो अक्षयपूर्ण, क्योंकि उस समय देश के नाम पर मतलब एक देश को जो कि अंग्रेजों ने कहा कि भौगोलिक व्यक्ति मात्र भारत नाम नहीं था, लेकिन एक स्वतंत्रता के नाम पर इन लोगों ने जो योगदान दिया ये उनके व्यापक दृष्टिकोण का परिचय था। क्यों? क्योंकि उसमें देश की बात करना एक तरीके से ये लगता था कि अरे कौन सा देश जिसको अंग्रेज इतिहासकार भौगोलिक व्यक्ति मात्र कहते थे, लेकिन इन लोगों ने उस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया 1857 में। और इस भीलमपुर छपरा जैसा कि आप देखते हैं कि भीलमपुर छपरा की ज़मीन कितनी उपजाऊ है, यहाँ से हजारों अधिकारी यहाँ से निकले हुए हैं इस क्षेत्र से, ये एक उर्वर भूमि मानी जाती है किसी भी बौद्धिक दृष्टि से, कलात्मक दृष्टि से, और उसमें हम ये कहेंगे कि ये भीलमपुर छपरा के जो स्वतंत्रता सेनानी थे लोग, इन लोगों का अभूतपूर्व योगदान है जो कि किसी भी दशा में भुलाया नहीं जा सकता है। और हमारी सरकार, हमारी जो इस समय एक 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक जो एक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत जो छोटे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे भगत सिंह जी का नाम सभी लोग याद करेंगे, लेकिन हमारे सिलवंत सिंह जी का नाम कोई लड़का नहीं बताएगा, लेकिन क्या सिलवंत सिंह जी का भी तो योगदान उतना ये स्वतंत्रता। तो जो छोटे छोटे हमारे यहाँ क्रांतिकारी थे, जैसे आपके यहाँ ये सिलवंत सिंह जी और ये भीलमपुर छपरा के जितने भी अमीर शहीद हैं, इसीलिए सरकार की ये योजना चल रही है कि 2023 तक, जब तक ये चौरी चौरा कांड के जो महोत्सव, अमृत महोत्सव के नाम से हम लोग 75वीं साल आज़ादी के 75वें साल पर जो मनाया जा रहा है, उसमें इन छोटे छोटे जो भी जगह पे लोगों का योगदान रहा, उनका एक व्यापक पैमाने पर हम लोग उनके लिए कुछ ऐसा कर सकें जिससे उनको